रात का पिछला पहर था। आसमान से बिजली कड़क रही थी। सावित्री अपने 10 साल के बेटे समीर को अपनी गोदी में लेकर कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर गिरती बारिश और समीर की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। समीर का शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन यह कोई मामूली बुखार नहीं था। उसकी त्वचा पर अजीब से नीले निशान पड़ने लगे थे। सावित्री ने पास पड़ी लालटेन की लौ को तेज किया। उसने समीर के माथे पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू टपककर समीर के गाल पर गिर गए। वह एक विधवा थी, जिसने दूसरों के खेतों में काम करके और शहर की मंडियों में बोझ ढोकर अपने बेटे को पाला था। लेकिन आज उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही थी। अचानक घर के बाहर खड़ी पुरानी झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आहट हुई। सावित्री के कान खड़े हो गए। उसने अपने हाथ में पास पड़ा दराती हंसिया कसकर पकड़ लिया। कौन है बाहर? उसने कांपती हुई लेकिन सख्त आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस दरवाजे पर एक धीमी लेकिन डरावनी दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। सावित्री ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। अंदर एक फोटो थी, समीर की फोटो, जिस पर लाल स्याही से एक बड़ा कांटा बना हुआ था और नीचे लिखा था, आज की रात उसकी आखिरी रात है। सावित्री का कलेजा मुंह को आ गया। आखिर कोई एक मासूम बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़ेगा? सावित्री समझ गई कि अब वह घर में सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत समीर को एक पुरानी चादर में लपेटा और अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। उसने बिजली कड़कने के बीच अपने घर का पिछला दरवाजा खोला और जंगल की पगडंडी की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से तेज रोशनी की गाड़ियों की आवाज आने लगी। वो रही, पकड़ो उसे! किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सावित्री के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। झाड़ियां उसके हाथों को चीर रही थीं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस अपने बेटे की धड़कनें बचानी थीं। भागते भागते वह एक पुराने पुल के पास रुकी। नीचे नदी उफान पर थी। अचानक सामने से दो नकाबपोश आदमी हाथ में बंदूक लिए आ धमके। बहुत दौड़ लिया सावित्री, अब वह बच्चा हमें दे दो, एक ने भारी आवाज में कहा। कभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम समीर को हाथ भी नहीं लगा सकते, सावित्री ने चीख कर कहा। तुम नहीं जानती कि इस बच्चे के अंदर क्या है। इसका खून हमारे लिए करोड़ों की कीमत रखता है, दूसरे आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और अपनी बंदूक का निशाना साधा। ठीक उसी वक्त सावित्री ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद उन गुंडों को नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उफनती नदी में छलांग लगा दी। पानी की लहरें सावित्री को पत्थरों से टकरा रही थीं। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसने समीर की पकड़ ढीली नहीं होने दी। किसी तरह वह बहते हुए किनारे पर एक गुफा के पास जा लगी। वह अधमरी हालत में थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि गुफा के अंदर कुछ अजीब सी मशीनें लगी थीं। वहां सफेद कोट पहने कुछ लोग एक लाश के पास खड़े थे। सावित्री ने खुद को पत्थरों के पीछे छिपा लिया। उसने सुना कि एक डॉक्टर कह रहा था, सब्जेक्ट 03 फेल हो गया है। हमें जल्द से जल्द समीर को ढूंढना होगा। उसके शरीर में जो वायरस हमने डाला है वही इस महामारी का इलाज बना सकता है या फिर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सावित्री की रूह कांप गई। जिस बेटे को वह पाल रही थी उसे इन लोगों ने अपनी प्रयोगशाला का चूहा बना दिया था। समीर को जो दवाइयां दी जा रही थीं वे इलाज नहीं बल्कि एक खौफनाक प्रयोग था। तभी गुफा के बाहर वही गाड़ियां रुकी। साहब, वो औरत बच्चे को लेकर नदी में कूद गई है, डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया। मुझे वो बच्चा हर हर हाल में जिंदा चाहिए। अगर वो मर गया तो तुम सबको मैं जिंदा गाड़ दूंगा। सावित्री ने समीर के चेहरे की तरफ देखा। समीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाया, मां, प्यास लगी है। सावित्री की आंखों में आग जल उठी। अब वह सिर्फ एक लाचार मां नहीं थी, वह एक घायल शेरनी थी जो अपने बच्चे को इस नर्क से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली थी। सावित्री ने अपनी सांसें रोक लीं। गुफा के अंदर रोशनी बहुत कम थी, लेकिन वहां मशीनों की गड़गड़ाहट और पानी की बूंदों के गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने समीर को और जोर से अपने सीने से सटा लिया। वह जानती थी कि बाहर मौत खड़ी है और अंदर एक भयानक साजिश।
सावित्री पत्थरों के पीछे रेंगते हुए और गहराई में जाने लगी। गुफा के अंदर एक लोहे का दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वहां कांच के बड़े बड़े जार रखे थे जिनमें इंसानी अंग तैर रहे थे। तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। वह पास पड़ी एक बड़ी मेज के नीचे दुबक गई। डॉक्टर खन्ना, पुलिस को खबर लग गई है, एक आदमी ने अंदर आते हुए कहा। डॉक्टर खन्ना ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मंत्री जी हमारे साथ हैं। हमें बस उस बच्चे का खून चाहिए। समीर के शरीर में मौजूद ब्लू सेल अब पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे। अगर वह मर गया तो हमारा सारा डेटा खत्म हो जाएगा। सावित्री का दिल धड़क रहा था। उसे समझ आया कि समीर को जो नीले निशान पड़ रहे थे वे कोई बीमारी नहीं बल्कि वही ब्लू सेल थे। ये लोग उसके मासूम बेटे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तभी समीर को अचानक खांसी आई। सन्नाटे में वह आवाज गूंज गई। वहां कौन है? डॉक्टर खन्ना चिल्लाया। सावित्री ने बिना सोचे समझे मेज के पास रखा एक जलता हुआ केमिकल का लैंप उठाया और उन लोगों की तरफ फेंक दिया। आग की लपटें तेजी से फैलीं। भगदड़ मच गई। सावित्री ने समीर को उठाया और गुफा के एक दूसरे संकरे रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी। सावित्री गुफा से बाहर निकली तो वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में थी जहां चारों तरफ घना कोहरा था। वह भागते भागते एक सड़क पर आई। वहां उसने एक जानी पहचानी गाड़ी देखी। वह उसके देवर सोहन की गाड़ी थी। सोहन, सोहन, बचा लो हमें! सावित्री पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागी। सोहन गाड़ी से उतरा। उसने सावित्री को संभाला। भाभी, आप यहां? और समीर की ये हालत? चलिए जल्दी गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल ले चलता हूं। सावित्री को लगा कि भगवान ने फरिश्ता भेज दिया है। वह गाड़ी में बैठ गई। सोहन ने गाड़ी तेज दौड़ाई, लेकिन जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा सावित्री को शक होने लगा। सोहन, यह रास्ता अस्पताल का नहीं है। तुम शहर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? सावित्री ने घबराकर पूछा। सोहन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। भाभी, अस्पताल जाकर क्या होगा? वहां तो डॉक्टर खन्ना पहले ही इंतजार कर रहे हैं। सावित्री सन्न रह गई। तुम उनके साथ मिले हुए हो? तुमने अपने ही भतीजे की जान का सौदा कर दिया? सौदा बहुत बड़ा है भाभी। इस एक बच्चे की बदौलत हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। मुझे क्या पता था कि आप इसे लेकर नदी में कूद जाएंगी, सोहन ने ठंडी आवाज में कहा। सावित्री ने देखा कि सोहन ने गाड़ी का दरवाजा लॉक कर दिया था। वह जाल में फंस चुकी थी। लेकिन एक मां हार मानने के लिए नहीं बनी होती। उसने पास पड़ा अपना वही दराती निकाला और सोहन के हाथ पर दे मारा जो स्टीयरिंग पकड़े हुए था। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सोहन बेहोश हो गया। सावित्री के सिर से भी खून बह रहा था, लेकिन उसने समीर को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। समीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मां, वो लोग हमें मार डालेंगे? सावित्री ने उसके आंसू पोंछे और कहा, जब तक तेरी मां जिंदा है कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। हम उस ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे, वहां मंदिर है, वहां कोई हमें नहीं ढूंढेगा। लेकिन पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं था। सावित्री के पैर जवाब दे रहे थे। उसके कपड़े फट चुके थे, बदन जख्मों से भरा था। वह पहाड़ की ढलान पर रेंग रही थी। तभी पीछे से फिर वही गाड़ियां आती दिखीं। डॉक्टर खन्ना और उसके गुंडे पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उनके पास टॉर्च और शिकारी कुत्ते थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज जंगल में गूंज रही थी। सावित्री एक ऊंची चट्टान के किनारे पर पहुंच गई। आगे रास्ता बंद था, पीछे मौत थी। सावित्री, अब हार मान लो। बच्चा हमें दे दो और अपनी जान बचाओ, डॉक्टर खन्ना ने दूर से चिल्लाकर कहा। सावित्री ने समीर को एक सुरक्षित झाड़ी के पीछे छिपा दिया और खुद चट्टान के किनारे खड़ी हो गई। उसके हाथ में पत्थर और दराती थी। तुमने एक मां को ललकारा है डॉक्टर। आज या तो तुम रहोगे या मैं। सावित्री की आवाज में ऐसी गरज थी कि गुंडे एक पल के लिए रुक गए। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और तेज बारिश फिर शुरू हो गई। सावित्री ने देखा कि सड़क की ढलान पर एक बड़ा पत्थर लटक रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को धक्का देना शुरू किया। अगर वह पत्थर गिरा तो नीचे खड़ी उन लोगों की गाड़ियां और वे खुद दब जाएंगे। लेकिन इसके लिए सावित्री को अपनी जान जोखिम में डालनी थी।
सावित्री की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसके अंदर की ममता एक जलती हुई मशाल बन चुकी थी। सामने मौत खड़ी थी और पीछे उसके कलेजे का टुकड़ा, समीर। बारिश की बूंदें उसके जख्मों पर नमक की तरह लग रही थीं, पर उसे बस उस भारी पत्थर को गिराना था। सावित्री, रुक जाओ। अगर वो पत्थर गिरा तो तुम भी नीचे गिर जाओगी। डॉक्टर खन्ना ने चिल्लाकर चेतावनी दी। वह अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुका था और उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट जैसा यंत्र था। सावित्री ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने कंधे से उस विशाल पत्थर को धक्का दिया। उसके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। मेरे बेटे की जान का सौदा करने वालों, आज तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी। एक जोरदार आवाज हुई। गड़गड़ाहट। पत्थर अपनी जगह से हिला और ढलान की तरफ तेजी से लुढ़कने लगा। डॉक्टर खन्ना और उसके गुंडे अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पत्थर उनकी गाड़ियों को कुचलता हुआ सीधे खाई में जा गिरा। धमाका इतना तेज था कि पूरी पहाड़ी कांप उठी। सावित्री भी उस झटके से जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और सब कुछ धुंधला होने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि सोहन, जो अब तक होश में आ चुका था, झाड़ियों की तरफ रेंग रहा था जहां समीर छिपा हुआ था। समीर! सावित्री की चीख गले में ही फंस गई। सोहन के हाथ में एक छोटा चाकू था। भाभी, आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यह बच्चा ना आपके काम आएगा ना मेरे। सावित्री ने अपनी सारी थकान और दर्द को भुलाकर एक लंबी छलांग लगाई। उसने सोहन का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींचा। दोनों कीचड़ में गुत्थम गुत्था होने लगे। सोहन जवान था और ताकतवर, पर सावित्री के पास एक मां का जुनून था। सावित्री ने जमीन पर पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और सोहन के कंधे पर दे मारा। सोहन दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। तभी वहां एक और साया उभरा। वह साया कोई और नहीं, वही रहस्यमयी अजनबी था जो सावित्री को पहले मिला था। उसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन उसने सावित्री पर नहीं, बल्कि सोहन पर तान दी। यहीं रुक जाओ सोहन, वरना अगला छेद तुम्हारे सिर में होगा, अजनबी ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा। उसने अपना नकाब हटाया। वह कोई और नहीं, शहर का मशहूर रिटायर्ड पुलिस अफसर इंस्पेक्टर राघव था। इंस्पेक्टर, आप यहां? सावित्री हैरान थी। सावित्री, मैं पिछले 6 महीने से इस मेडिकल रैकेट का पीछा कर रहा हूं। मुझे पता था कि ये लोग समीर जैसे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबूत की तलाश थी। आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है, उसने इन सब का पर्दाफाश कर दिया है, राघव ने बताया। राघव ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर बैकअप फोर्स को बुलाया। जल्दी आओ, लोकेशन सेंड कर दी है। सावित्री तुरंत भागकर समीर के पास गई। समीर का शरीर अब नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। साहब, मेरे बेटे को बचाइए, वह मर रहा है। सावित्री गिड़गिड़ाने लगी। राघव ने समीर की हालत देखी और गंभीर हो गया। डॉक्टर खन्ना के पास इसका कार्ड था। वह इंजेक्शन उसके बैग में होगा जो खाई में गिरी गाड़ी में था। सावित्री ने बिना सोचे समझे खाई की तरफ देखा। नीचे आग लगी हुई थी और गाड़ियों का मलबा बिखरा पड़ा था। बारिश अभी भी तेज थी। मैं नीचे जाऊंगी, सावित्री ने दृढ़ता से कहा। नहीं सावित्री, यह पागलपन है। नीचे ढलान बहुत फिसलन भरी है और आग भी लगी है। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री तब तक नीचे उतरना शुरू कर चुकी थी। वह पत्थरों को पकड़कर कांटों वाली झाड़ियों के सहारे खाई में उतरने लगी। उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन उसे सिर्फ वह काला बैग दिख रहा था जो गाड़ी के मलबे से थोड़ा दूर पड़ा था। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने देखा कि डॉक्टर खन्ना अधमरी हालत में वहां पड़ा था। वह उस बैग की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। यह मेरा है, मैं इसे दुनिया को बेचूंगा, डॉक्टर लड़खड़ाती आवाज में बोला। सावित्री ने उसके हाथ पर अपना पैर रखा और बैग छीन लिया। यह मेरे बेटे की जिंदगी है, तुम्हारी जायदाद नहीं। तभी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में एक और छोटा विस्फोट हुआ। आग की लपटें सावित्री के करीब आ गईं। उसने बैग खोला और उसमें से एक छोटी शीशी निकाली जिस पर एंटीडोट 04 लिखा था। ऊपर से राघव चिल्लाया, सावित्री, जल्दी बाहर निकलो, पहाड़ी धंस रही है। सावित्री ने शीशी को अपने सीने से लगाया और ऊपर चढ़ने लगी। हर कदम उसे भारी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि पहाड़ का वह हिस्सा कभी भी नीचे गिर सकता है।
जब वह आधे रास्ते पहुंची तभी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया। सावित्री एक पतली सी जड़ को पकड़कर लटक गई। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर उसका बेटा। सावित्री का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ से खून रिसकर उस जड़ को चिकना बना रहा था जिसे उसने पकड़ रखा था। नीचे दहकती आग थी और ऊपर समीर की उखड़ती सांसें। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ममता की आखिरी ताकत बटोरी। मां। ऊपर से समीर की एक कमजोर आवाज आई। उस आवाज ने सावित्री के अंदर बिजली भर दी। उसने अपने दांतों से उस दवा की शीशी वाले बैग को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से एक नुकीले पत्थर को पकड़कर खुद को ऊपर खींचा। हर इंच की चढ़ाई एक जंग थी। जब वह ऊपर पहुंची तो राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जमीन पर खींच लिया। सावित्री तुरंत रेंगती हुई समीर के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से वह शीशी खोली। राघव ने उसे इंजेक्शन तैयार करने में मदद की। जल्दी सावित्री, उसकी नब्ज गिर रही है, राघव ने चिल्लाकर कहा। सावित्री ने समीर की बांह पर वह सुई लगा दी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। समीर का शरीर एक बार जोर से झटका खाया और फिर एकदम शांत हो गया। सावित्री पत्थर बन गई। उसे लगा कि वह हार गई है। समीर, बेटा, आंखें खोलो, वह फुसफुसाई। तभी समीर ने एक लंबी सांस ली और खांसने लगा। उसके चेहरे का बैंगनी रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और सावित्री को देखकर मुस्कुराया। मां, मुझे बहुत डर लग रहा था। सावित्री ने उसे गले से लगा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, एक मां के अटूट विश्वास की थी। तभी पीछे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। सोहन, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसने राघव की गिरी हुई बंदूक उठा ली थी। सब खत्म नहीं हुआ है, सोहन चिल्लाया। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वह बच्चा मेरे हवाले करो। डॉक्टर खन्ना के आदमी अभी भी रास्ते में हैं। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की। सोहन, पागलपन छोड़ो। चारों तरफ से पुलिस ने पहाड़ को घेर लिया है। झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सोहन ने ट्रिगर पर उंगली दबाई, लेकिन तभी पहाड़ की वह ढलान, जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, अचानक धंसने लगी। सोहन जहां खड़ा था वहां की जमीन फट गई। वह लड़खड़ाया और चिल्लाते हुए सीधे उसी खाई में जा गिरा जहां गाड़ियां जल रही थीं। उसकी आखिरी चीख सन्नाटे में खो गई। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी थी। नीचे सड़क पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे। राघव ने सावित्री की तरफ हाथ बढ़ाया। सावित्री, अब सब ठीक है। डॉक्टर खन्ना और उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। जो सबूत तुमने और समीर ने अनजाने में दिए हैं, उससे यह पूरा गिरोह खत्म हो जाएगा, राघव ने तसल्ली देते हुए कहा। सावित्री ने समीर को गोद में उठाया। वह थकी हुई थी, लथपथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने उस पुराने घर और उस खौफनाक रात को पीछे छोड़ दिया था। शहर के बड़े अस्पताल में समीर का पूरा इलाज हुआ। सावित्री के संघर्ष की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोगों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। उसे वीरता का पुरस्कार भी मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम समीर की वह हंसी थी, जो अब उसके आंगन में फिर से गूंजने लगी थी। कुछ महीनों बाद सावित्री अपने नए छोटे से घर के बाहर बैठी थी। समीर स्कूल जा रहा था। उसने मुड़कर अपनी मां को हाथ हिलाया। सावित्री ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे पता था कि जिंदगी में अभी और भी पहाड़ आएंगे और भी ढलान मिलेंगी, लेकिन जब तक उसके अंदर एक मां का दिल धड़क रहा है, वह किसी भी तूफान से लड़ सकती है। खौफ की वह रात अब बस एक धुंधली याद थी, जिसने एक साधारण मां को एक असाधारण योद्धा बना दिया था। सावित्री को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी राघव के वॉकी टॉकी पर एक घबराई हुई आवाज गूंजी। सर, बैकअप टीम पर हमला हुआ है। नीचे सड़क पर कुछ गाड़ियां आई हैं और उन्होंने रास्ता रोक दिया है। उनके पास भारी हथियार हैं। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। सावित्री, जल्दी समीर को लेकर उस गुफा के गुप्त रास्ते की तरफ भागो। डॉक्टर खन्ना के असली आका अब मैदान में उतरे हैं। यह सिर्फ एक मेडिकल रैकेट नहीं है, यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है। सावित्री ने समीर को फिर से अपनी पीठ पर बांधा। उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी, लेकिन ममता की आग उसे दौड़ा रही थी। राघव ने अपनी पिस्तौल निकाली और पीछे से आ रहे हमलावरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जाओ सावित्री, रुकना मत, राघव चिल्लाया।
सावित्री घने जंगलों के बीच से भागने लगी। पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा काला कुत्ता आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह कोई मामूली कुत्ता नहीं बल्कि एक ट्रेंड शिकारी कुत्ता था। कुत्ते ने सावित्री पर झपट्टा मारा। सावित्री जमीन पर गिरी, लेकिन उसने समीर को चोट नहीं लगने दी। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और कुत्ते के गले पर वार कर दिया। कुत्ता छटपटाकर रह गया। सावित्री लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। तभी उसे सामने एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखी। उसने सोचा कि शायद वहां छिपने की जगह मिल जाए। जैसे ही सावित्री हवेली के अंदर घुसी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वहां की दीवारें मानो कोई पुराना दर्द बयां कर रही थीं। तभी उसे एक कमरे से सिसकने की आवाज आई। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि वहां दर्जनों बच्चे छोटे छोटे पिंजरों में बंद थे। उन सब की हालत समीर जैसी ही थी। चेहरे पर नीले निशान और बेजान आंखें। सावित्री की रूह कांप गई। हे भगवान, ये तो बच्चों की मंडी लगी है। तभी वहां रोशनी हुई। एक औरत हाथ में चाबुक लिए खड़ी थी। उसका चेहरा जल चुका था, जिससे वह किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। तो तुम हो वो मशहूर मां? उस औरत ने डरावनी आवाज में कहा। मेरा नाम मैडम माया है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है सावित्री। डॉक्टर खन्ना तो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। माया ने इशारा किया और 4 हथियारबंद लोग सावित्री को घेरने लगे। समीर का खून हमारे प्रोजेक्ट के लिए अब अमृत बन चुका है, क्योंकि उसके शरीर ने उस जहर को पचा लिया है। अब उसका एक एक कतरा करोड़ों का है। माया ने पागलपन भरी हंसी हंसते हुए कहा। सावित्री ने देखा कि उन पिंजरों के पास बिजली का एक मुख्य स्विच बोर्ड था। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस पूरे सिस्टम को उड़ा दूंगी, सावित्री ने धमकी दी। तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि इसमें तुम्हारे बेटे की भी जान जा सकती है, माया ने आत्मविश्वास से कहा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है, और अगर बचाने का कोई रास्ता न बचे तो वह उसे सम्मान की मौत देना भी जानती है। लेकिन मैं समीर को कुछ नहीं होने दूंगी। सावित्री ने तेजी से रॉड को स्विच बोर्ड में मार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली की लाइटें चली गईं। अंधेरे का फायदा उठाकर सावित्री ने उन बच्चों के पिंजरों के ताले तोड़ने शुरू किए। भागो बच्चों, बाहर निकलो, वह चिल्लाई। हवेली के अंदर अफरा तफरी मच गई। अंधेरे में गुंडे आपस में ही टकराने लगे। सावित्री ने समीर को एक सुरक्षित आलमारी में छिपाया और खुद मैडम माया की तरफ बढ़ी। माया ने चाकू निकाला और सावित्री के कंधे पर वार किया। सावित्री ने दर्द की परवाह नहीं की। उसने माया का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तूने कितने घरों के चिराग बुझाए हैं, आज तेरा अंत मेरे हाथों होगा, सावित्री ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसी वक्त हवेली का एक हिस्सा गिरने लगा, क्योंकि धमाके से आग लग चुकी थी। छत की एक भारी कड़ी टूटी और सीधे माया के ऊपर गिर गई। माया वहीं दब गई। सावित्री ने समीर को निकाला और उन सभी बच्चों को लेकर हवेली के पिछले रास्ते से बाहर निकल आई। बाहर राघव अपनी टीम के साथ खड़ा था। उसने बाकी हमलावरों को मार गिराया था। सावित्री, तुम कर दिखाया, राघव ने खुशी से कहा। तभी पुलिस के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। पूरी हवेली धू धू कर जल रही थी। उन सभी बच्चों को एम्बुलेंस में डाला गया। सावित्री की आंखों में आज सुकून के आंसू थे। उसने न सिर्फ अपने बेटे को बचाया था, बल्कि उन दर्जनों मासूमों को भी नया जीवन दिया था। सावित्री को लगा था कि मैडम माया के अंत के साथ ही सारा तूफान थम गया है। लेकिन तभी जलती हुई हवेली के मलबे से एक साया बाहर निकला। वह कोई और नहीं, डॉक्टर खन्ना का सबसे वफादार और खूंखार अंगरक्षक टाइगर था। उसके हाथ में एक रिमोट था और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। रुको, टाइगर चिल्लाया। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। इस हवेली के नीचे बारूद बिछा हुआ है, तुम सब यहीं दफन हो जाओगे। राघव ने अपनी टीम को रुकने का इशारा किया। टाइगर, पागलपन मत करो। माया मर चुकी है, अब तुम किसके लिए लड़ रहे हो? मैं अपने लिए लड़ रहा हूं। मुझे वे बच्चा चाहिए। उसके खून का फॉर्मूला मेरे पास है, बस मुझे वह सब्जेक्ट चाहिए, टाइगर ने समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सावित्री ने समीर को अपने पीछे छिपा लिया।
उसके हाथ अभी भी लहूलुहान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ नफरत थी। उसने देखा कि टाइगर का ध्यान राघव की बातों पर था। उसने धीरे से जमीन पर पड़ी एक कांच की बोतल उठाई। समीर, मेरी बात ध्यान से सुन, सावित्री ने फुसफुसाकर कहा। जैसे ही मैं भागूं, तू राघव अंकल की तरफ दौड़ जाना, मुड़कर मत देखना। नहीं मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। समीर रोने लगा। तुझे अपनी मां की कसम है बेटा, जा। सावित्री ने उसे धक्का दिया और खुद चीखते हुए टाइगर की तरफ झपट्टा मारा। टाइगर ने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने उसके हाथ पर अपनी दराती हंसिया से वार कर दिया। रिमोट हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। टाइगर ने गुस्से में सावित्री को जोर से लात मारी, जिससे वह दूर जाकर गिरी। तभी राघव ने मौका पाकर टाइगर के पैर पर गोली मार दी। टाइगर लड़खड़ाकर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली और समीर पर निशाना साधा। अगर मैं नहीं ले जा सका तो इसे कोई नहीं ले जाएगा। टाइगर ने ट्रिगर दबाया। गोली चली, ठा, लेकिन गोली समीर को नहीं लगी। सावित्री बीच में आ गई थी। गोली उसके कंधे के पास लगी, फिर भी वह खड़ी रही। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने घाव पर बांध लिया। एक मां को मारना इतना आसान नहीं है टाइगर, सावित्री ने गरजते हुए कहा। तभी आसमान से तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। कुदरत भी सावित्री के साथ थी। राघव की टीम ने आगे बढ़कर टाइगर को दबोच लिया। रिमोट कीचड़ में भीगने की वजह से खराब हो चुका था। हवेली का धमाका रुक गया। सब कुछ शांत हो गया था। एम्बुलेंस की लाइटें चारों तरफ चमक रही थीं। सावित्री को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। समीर उसका हाथ पकड़े रो रहा था। मां, आप ठीक हो जाओगी ना? सावित्री ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। हमने अपनी लड़ाई जीत ली है। राघव पास आया और उसने सावित्री को सलाम किया। सावित्री जी, आज आपने जो किया है वह इतिहास में लिखा जाएगा। आपने सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि समाज के उस कोड को खत्म किया है जो मासूमों की जिंदगी से खेल रहा था। 6 महीने बीत गए। सावित्री और समीर अब एक छोटे से गांव में रहते थे, शहर के शोर और साजिशों से दूर। समीर अब स्कूल जाने लगा था और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया था। सावित्री ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया था, ममता की पाठशाला। वहां वह उन बच्चों को पढ़ाती थी जिन्हें उसने उस हवेली से छुड़ाया था। सरकार ने उन बच्चों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वे सब सावित्री को ही अपनी असली मां मानते थे। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था। सावित्री अपनी कुर्सी पर बैठी समीर को खेलते हुए देख रही थी। तभी डाकिये ने उसे एक पत्र दिया। पत्र राघव का था। उसमें लिखा था, सावित्री जी, सिंडिकेट के सभी बड़े नेताओं को उम्र कैद हो गई है। अब आप सुरक्षित हैं। समीर के खून में मौजूद वह वायरस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसने वह पत्र आग में डाल दिया। वह चाहती थी कि वह अतीत राख बन जाए। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, सावित्री को अपने आंगन में किसी के चलने की आहट हुई। वह चौकन्नी होकर उठी। उसने देखा कि गेट पर एक काला लिफाफा रखा था। उसने उसे खोला। उसमें कोई धमकी नहीं थी, बस एक छोटी सी फोटो थी। फोटो में वह और समीर हंस रहे थे। फोटो के पीछे लिखा था, हमेशा अपनी नजरें खुली रखना, दुनिया बहुत बड़ी है। सावित्री मुस्कुराई। उसे अब डर नहीं लगता था। उसने अपनी दराती उठाई और उसे दीवार पर टांग दिया। उसे पता था कि अगर कल फिर कोई तूफान आया तो वह फिर से एक शेरनी बन जाएगी। उस रात की खामोशी में सावित्री की नींद उछट गई। उसने वह लिफाफा अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसे समझ आ गया था कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। सिंडिकेट के मोहरे गिर चुके थे, लेकिन शतरंज का असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे था। सावित्री ने धीरे से समीर के कमरे का दरवाजा खोला। समीर चैन की नींद सो रहा था। उसकी मासूमियत देखकर सावित्री का कलेजा भर आया। उसने खिड़की के बाहर देखा, वहां पीपल के पेड़ की परछाई डरावनी लग रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। इस बार सावित्री डरी नहीं। उसने अपनी पुरानी दराती हंसिया उठाई और बिना आवाज किए पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। वह दबे पांव उस दिशा में बढ़ी जहां से आवाज आई थी। वहां एक आदमी खड़ा था जिसने काले रंग का कोट पहना था। वह फोन पर बात कर रहा था। हां, मैं घर के बाहर ही हूं। बच्चा सो रहा है।
बस इशारा मिलते ही काम तमाम कर दूंगा। सावित्री ने बिजली की फुर्ती से उस पर हमला कर दिया। दराती की नोक उस आदमी की गर्दन पर थी। कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? सावित्री की आवाज में ठंडी आग थी। वह आदमी सकपका गया। मुझे मुझे बस नजर रखने के लिए कहा गया था। मुझे मारना मत। नाम बता। सावित्री ने दराती और करीब कर दी। मिस्टर खन्ना का भाई, विजय खन्ना। वह बदला लेना चाहता है। उसने शहर के सबसे बड़े शूटर को सुपारी दी है। वह अभी रास्ते में है, उस आदमी ने कांपते हुए बताया। सावित्री को पता था कि गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। उसने तुरंत समीर को जगाया। बेटा उठ, हमें अभी निकलना होगा। क्या हुआ मां? फिर से वही लोग? समीर की आंखों में डर था। तू डर मत, बस मेरा हाथ पकड़कर चल। सावित्री ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और समीर को पीछे बिठाया। वह कच्ची पगडंडी से होते हुए जंगल के रास्ते शहर की तरफ भागने लगी। पीछे से एक तेज रोशनी वाली जीप आती दिखी। गोलियों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। सावित्री ने साइकिल एक ढलान की तरफ मोड़ दी। जीप की रफ्तार तेज थी, लेकिन सावित्री को जंगल के चप्पे चप्पे का पता था। उसने एक संकरी गली में साइकिल घुसा दी जहां जीप नहीं जा सकती थी, लेकिन तभी एक गोली साइकिल के टायर में लगी और सावित्री धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। समीर भी दूर जा गिरा। समीर, भाग, उस गुफा की तरफ भाग! सावित्री चिल्लाई। उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन वह खड़ी हुई और हमलावरों का रास्ता रोकने के लिए बीच सड़क पर खड़ी हो गई। जीप से विजय खन्ना उतरा। उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल थी। सावित्री, तूने मेरे भाई को बर्बाद किया, उसे जेल भिजवाया। आज मैं तुझे और तेरे इस बेशकीमती बच्चे को मिट्टी में गाड़ दूंगा। सावित्री हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तूने सोचा कि मैं अकेली हूं? तभी चारों तरफ से टॉर्च की रोशनी चमकी। पेड़ों के पीछे से गांव के दर्जनों लोग लाठी, कुल्हाड़ी और पत्थर लेकर निकल आए। सावित्री ने पहले ही गांव के मुखिया को सचेत कर दिया था। सावित्री, बिटिया अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं! मुखिया जी चिल्लाए। विजय खन्ना घबरा गया। उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, सावित्री ने अपनी दराती उसकी राइफल पर दे मारी। राइफल दूर जा गिरी। गांव वालों ने विजय और उसके गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की गाड़ियां भी कुछ ही देर में वहां पहुंच गईं। राघव ने विजय खन्ना को हथकड़ी पहनाई। सावित्री जी, आपकी हिम्मत को सलाम। आपने न केवल अपने बेटे को बचाया, बल्कि पूरे सिंडिकेट की जड़ को उखाड़ फेंका है, राघव ने कहा। समीर दौड़कर आया और सावित्री के गले लग गया। मां, आप दुनिया की सबसे बहादुर मां हो। सावित्री ने समीर को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। इस बार यह किरणें सिर्फ एक नई सुबह की नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थीं। अब सावित्री को किसी लिफाफे का डर नहीं था। विजय खन्ना और उसके गिरोह का सफाया हो चुका था। सरकार ने सावित्री और समीर को एक सुरक्षित शहर में नया घर दिया और समीर की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली। सावित्री अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी, जो उन महिलाओं और बच्चों की मदद करती थी जो अन्याय का शिकार होते थे। वह अक्सर कहती थी, संघर्ष कड़वा हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है, बशर्ते आपकी ममता में सच्चाई हो। समीर अब बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, ताकि वह अपनी मां की तरह बुराई से लड़ सके। रात हुई, लेकिन इस बार कोई डरावनी आहट नहीं थी। सावित्री ने समीर को लोरी सुनाई और खुद भी चैन की नींद सो गई। खिड़की के बाहर अब सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो एक मां की जीत की कहानी सुना रही थीं। सावित्री की आंखों में अब एक अनोखी चमक थी, एक ऐसी शांति जिसे पाने के लिए उसने अपने खून और पसीने की आहुति दी थी। लेकिन कहानी का यह आखिरी मोड़ अभी बाकी था, जो उसके संघर्ष को अमर बनाने वाला था। सावित्री अपने नए घर के बरामदे में बैठी थी जब उसे महसूस हुआ कि समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसने आवाज दी, समीर, बेटा, कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर अंदर गई तो देखा कि मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी जो टिक टिक कर रही थी। उस घड़ी के नीचे एक छोटा सा पुर्जा दबा था। उस पर लिखा था, हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है, पुराने कारखाने में आओ, अकेले। सावित्री समझ गई कि यह किसी बचे हुए गद्दार की आखिरी कोशिश है।
उसने अपनी वही पुरानी दराती हंसिया उठाई, जिसे उसने जंग से बचाकर साफ रखा था। उसने किसी को फोन नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी ममता की निजी जंग है। पुराना कारखाना शहर के बाहरी इलाके में था। वहां अंधेरा और मशीनों का कबाड़ बिखरा पड़ा था। सावित्री जैसे ही अंदर घुसी, उसने देखा कि समीर एक ऊंचे लोहे के खंभे से बंधा हुआ था और नीचे बिजली के नंगे तार पानी में डूबे हुए थे। वहां सामने खड़ा था अजय, जो कभी सावित्री के पति का सबसे अच्छा दोस्त होने का नाटक करता था, लेकिन असल में वही इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। सावित्री, तूने मेरे सालों के साम्राज्य को ढहा दिया। आज मैं तुझे तड़पते हुए देखूंगा। अजय ने ठंडी हंसी हंसते हुए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। अजय, तूने दोस्ती को कलंकित किया है। तुझे क्या लगा तू एक मां को हरा देगा? सावित्री की आवाज पूरे कारखाने में गूंज उठी। सावित्री ने बिना डरे उस पानी की तरफ दौड़ लगा दी। उसने अपनी दराती को एक भारी लोहे की जंजीर पर मारा, जिससे वह जंजीर टूटकर सीधे बिजली के मेन बॉक्स पर जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे कारखाने की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सावित्री एक साए की तरह बढ़ी। उसने अजय के हाथ से स्विच छीन लिया और उसे धक्का देकर मलबे में गिरा दिया। उसने फुर्ती से ऊपर चढ़कर समीर की रस्सियां काट दी। समीर उसकी गोद में गिर पड़ा। मां, आप आ गईं। हां बेटा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी पुलिस और राघव वहां पहुंच गए। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। वह चीखता रह गया, लेकिन कानून और एक मां की ताकत के सामने उसकी एक न चली। सावित्री समीर का हाथ पकड़कर कारखाने से बाहर निकली। बाहर सुबह का सूरज अपनी पूरी लाली के साथ निकल रहा था। सावित्री ने अपनी दराती वहीं मिट्टी में गाड़ दी। अब इसकी जरूरत नहीं होगी बेटा, अब सिर्फ कलम और किताब की जरूरत होगी, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। सालों बाद समीर अब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन चुका था। उसने अपनी वर्दी पहनी और अपनी मां के पैर छुए। सावित्री के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसका चेहरा आज भी किसी ढाल की तरह मजबूत दिखता था। समीर ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे अपनी नई गाड़ी में बिठाया। अब कोई खौफ नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था। सावित्री का संघर्ष रंग लाया था। उसने साबित कर दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी जहर और कोई भी साजिश एक मां की ममता के सामने घुटने टेक देती है। सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपने पुराने घर की वह काली रात याद आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ सुकून था। संघर्ष खत्म हो चुका था और एक नई शांतिपूर्ण जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।